जॉन लूथर 2022 की एक मलयालम भाषा की भारतीय अपराध थ्रिलर फिल्म है जिसमें जयसूर्या जो है इंस्पेक्टर जॉन लूथर की भूमिका में है जो एक गुमनाम शिक्षक प्रकाश के लापता होने की जांच कर रहा होता है। जांच के दौरान एक एक्सीडेंट में वह अपनी श्रवण शक्ति को खो देता है। इसके बाद वह एक सीरियल किलर के पीछे लग जाता है जो अपराध की दुनिया को हिला देता है और यह जांच एक रोमांचक खोजबीन का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आज हम देखते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मूवी में सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाए जाते हैं, चाय के बागान, उनमें काम करती हुई महिलाएं, पहाड़ों के दृश्य जहां बादल पहाड़ों की चोटियों को चूम रहे हैं। तभी एक बस नजर आती है जिसमें यात्री बैठते हैं। वे सब अपने गंतव्य स्थान की तरफ बहुत उत्सुकता पूर्वक जा रहे हैं। जैसे हम कभी लोग बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जितनी जल्दी घर पहुंचे, और कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। तभी अचानक बस से कुछ टकराने की आवाज आती है। कंडक्टर उतर कर बस चेक करता है। एक महिला की चीख निकल पड़ती है। तो बस का कंडक्टर तुरंत बस की छत पर चढ़ के देखता है तो उस पर एक लाश नजर आती है। सारे यात्री डर के मारे सहम जाते हैं। दूसरे सीन में सर्कल इंस्पेक्टर जॉन को दिखाया जाता है जो एक राजनीतिक केस की पड़ताल कर रहा हुआ है और दो कुख्यात अपराधियों की तलाश करता है। जॉन के घर पर सीन पहुंचता है जहां उसकी बहन की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है। काफी रिश्तेदार आए हुए हैं। वो जॉन के बारे में पूछते हैं लेकिन जॉन नहीं आया है। उसके पिताजी बहुत गुस्सा है, कुछ खरी खोटी भी सुनाते हैं। तो जॉन की माँ उसके पिताजी को समझाती है कि अपना बेटा है, आ जाएगा। जान की बीवी जो जस्सी है वो एक स्कूल टीचर है। जान को बार बार फोन करती है लेकिन जान का फोन कार में होता है इसलिए वो उठा नहीं पाता है। उधर जान अपने ऑफिसर को केस की जानकारी देता है और कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बहन की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, एंगेजमेंट है। और बाइक एक्सीडेंट जो होता है, जो बस पर लाश गिरती 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 है, उसके बारे में भी जानकारी देता है और कहता है अपने सर से कि रास्ते में जाते हुए मैं उस केस को देख लूंगा। इस प्रकार जान वहां से निकल पड़ता है और बस के पास पहुंचता है। उसके साथ कांस्टेबल पुलिस भी होता है। सब लोग जो पुलिस वाले होते हैं वो कांस्टेबल और यात्रियों को थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। फिर जॉन कहता है कि कांस्टेबल पुलिस से कि ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लेकर यात्रियों को बिना परेशान किए हुए छोड़ दो। अब जान घर पहुंचता है। जान के पापा दरवाजा खोलते हैं जो काफी नाराज है। वह अपना चोटिल हाथ छुपा लेता है लेकिन उसकी बीवी देख लेती है तो कितना छुपाएगा। फिर जॉन बीवी से मिलकर सीधे बहन के पास जाता है। बहन भी जग रही होती है, काफी रात होती है। बहन कहती है आ गए सब इंस्पेक्टर, और इसी के साथ वो जॉन की फोटो लेती है और जॉन से कहती है सुबह मार्केट चलना है, हमें तैयार होना है। जॉन कहता है ठीक है, तैयार हो जाना। और फिर अपनी बीवी से बातें करता है, पूछता है कि नाराज हो? बीवी कहती नहीं, सो जाओ, तुम्हारी भूख लगी है। इसी के साथ अगली सुबह का सीन आता है। जॉन पहले ही तैयार हो गया जाता है, अपनी बहन को मार्केट ले जाता है, सजा सजा के वहां से वापस आता है और सब लोग जाते हैं हॉल में जहाँ फंक्शन की तैयारी थी। वहां पर सब आते हैं, काफी रिश्तेदार भी आ रहे हुए होते हैं। तभी जान को फोन आ जाता है और जान वहां से तुरंत चला जाता है। उसके पिताजी फिर नाराज होते हैं। फिर जब जान पहुंचता है तो बताता है कि जो बाइक पर दो लोग थे जिसमें रिज्जू की मौत हो गई है और दूसरा जो प्रकाश है वो एक टीचर है और वो लापता है। जान यात्रियों से फुटेज मांगता है और सीसीटीवी कैमरे जहाँ पर भी हैं सबको चेक करता है तथा रिज्यू की मोबाइल को चेक करता है काली पे। तो उसमें एक व्यक्ति का फोन आता है, उसको उससे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि रिज्यू जो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है। और उसमें फुटेज में चेक करने में जो यात्रियों से मंगाता है उसमें एक ऑटो दिखाई देता है जिससे एक्सीडेंट हुआ होगा, ये अनुमान लगाते हैं। और उसमें उसकी आगे का जो सीसीटीवी चेक करते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि उसकी एक हेडलाइट टूटी हुई है। इसलिए उसके नंबर, जो साइड में नंबर था, उसको तहकीकात करके जॉन उस व्यक्ति वर्गीस तक पहुंच जाता है और उसको थाने उठा लाता है। पहले तो ना नुकुर करता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फिर जब पुलिस मारती है तो वो सब, और जब उसकी फोटो गाड़ी दिखाते हैं तो वो सब कुछ बता देता है।
कि मैं जा रहा था, सब्जी लेकर गया था, वापस आ रहा था, रात में बारिश काफी तेज थी, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। और बताता है कि मैंने एक व्यक्ति तो नीचे गिर गया था, दूसरा वहीं रोड पे पड़ा था और मैं डर के मारे भाग गया था। इसके बाद जॉन उसकी जो दूसरी और भी मतलब फुटेज जो होते हैं उनकी तहकीकात करता है। फिर दूसरा पिकअप भी दिखाई पड़ता है जिसमें साइड में नंबर नहीं है, तो उसका मालिक कौन है ये जॉन पता नहीं करवा पाता है, लेकिन अब उस पिकअप की तलाश शुरू कर देता है। इसी बीच एक स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसकी बस छूट जाती है और वो दौड़ता है बस के पीछे, लेकिन बस चली जाती है। फिर वो सड़क पे पैदल ही जाता है और लिफ्ट मांगता है। एक कार निकल जाती है, लिफ्ट नहीं देती है। दूसरा वही पिकअप आता है जिसको पुलिस ढूंढ रहा होता है। वो बच्चे को वो क्या कर देता है, दे देता है, लिफ्ट दे देता है। और फिर अगले शाम तक अगले दिन बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है। फिर लापता बच्चे के माता पिता से जॉन मिलता है, उनको विश्वास दिलाता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे बच्चे को ढूंढने के लिए। जॉन दोनों केसों में कुछ संबंध बनाने की कोशिश करता है कि इनमें जरूर कोई ना कोई संबंध है। स्कूल भी जाता है क्योंकि एक स्टूडेंट गायब हुआ है, एक टीचर गायब हुआ है, इसलिए वो स्कूल जाता है जहाँ बच्चा पढ़ता है। वहाँ प्रकाश की फोटो दिखाकर पूछता है कोई इनको जानता है, इनको देखा है, इनसे मिला है, तो वहाँ का सारा स्टाफ कहता है मैं इस प्रकाश नाम के व्यक्ति को नहीं जानते, पूरा स्टाफ उस व्यक्ति को नहीं जानता है। तभी उन दो कुख्यात अपराधियों की जानकारी मिलती है जो एक ध्यान सेंटर में छुपे हुए हैं। जॉन वहाँ पहुंच जाता है, वो भोजन खाने जा रहे होते हैं, तभी जॉन एक ही हथकड़ी लगा देता है। पुलिस देखकर वो भागते हैं, एक कमरे में छुप जाते हैं। जॉन और कांस्टेबल फिलिप्स अंदर जाते हैं, दोनों में काफी हाथापाई होती है और जॉन के कान पर एक कुख्यात अपराधी ने जो है ट्यूबलाइट से हमला करता है। फिर जॉन उनको पकड़ के थाने ले आता है और वहाँ पूछताछ कर ही रहा होता है। उसको कुछ कम सुनाई देने लगता है और धीरे धीरे वो बेहोश हो जाता है। जॉन को अस्पताल लेकर जाते हैं, पुलिस वाले उनके घर वाले भी आते हैं और वो पिताजी डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बताता है कि जॉन का जो है लेफ्ट ईयर बिल्कुल सुनने की क्षमता खो चुका है। जो राइट ईयर है, दाहिना कान है, उसमें सुनने की क्षमता 20% बची है। फिर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं और जॉन जब होश आता है तो सीधे डॉक्टर से पूछता है कोई परेशानी तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, केवल सुनने की क्षमता गई है और कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। धीरे धीरे वो जो मशीन लगाओगे उससे तुम्हारा 30-35% तक जो है तुम्हारे राइट ईयर की जो है क्षमता सही हो जाएगी। उसके बाद जॉन तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने की बात करता है, डॉक्टर मना कर देता है। फिर जॉन 1 महीने की छुट्टी लेकर घर जाता है। जो सुनने वाली सामग्रियाँ होती हैं उनकी सहायता से और वॉइस रिकॉर्डर की सहायता से अपने को ठीक करने की कोशिश करता है। जॉन की जो पत्नी जेसी होती है वो भी काफी जॉन की मदद करती है, काफी गैजेट वगैरह देती है, हेल्प करती है। फिर आगे मूवी में एक गीता नाम की महिला दिखाई जाती है जिसने चर्च में मन्नत मांगी है कि उसके पोता हो, मतलब उसके जो उसके बेटे और उसकी बहू है उसके काफी साल हो गए शादी के, कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वो चर्च मांगती है, क्या कहते हैं, चर्च में मन्नत मांगती है, इसलिए वो घर घर भिक्षा मांग रही है। एक घर पर जाती है जहाँ बच्चा बाहर खेल रहा होता है, उसमें इसको भिक्षा मिल जाती है। क्या बगल वाले घर में जाती है जहाँ वही पिकअप खड़ा हुआ है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। वहाँ दरवाजा खटखटाती है, इसके आगे सीन शिफ्ट होता है और आती है कि गीता नाम की महिला लापता हो गई है। डीजीपी पर प्रेस वाले बहुत हावी हो जाते हैं, कहते हैं पुलिस क्या कर रही है, 3 लोग लापता हो गए हैं और एक छुट्टी पे चला गया है, ये है वो है। तो डीजीपी कहता है 2 सप्ताह में हम केस हल कर देंगे। इधर जवान भी न्यूज देख रहा होता है, तभी उसके पिताजी आते हैं। उसे उसे उसके पिताजी उसे सैर पर ले जाते हैं। वहाँ कहते हैं बेटा तू जब ड्यूटी करता था तो देर से आता था, मैं बहुत गुस्सा होता था, तुझसे लड़ता था। तेरी माँ तो चाहती है कि तू ड्यूटी ना करे, ऐसे ही घर पे रहे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक मैं तुझसे लड़ ना न लूँ, तुझसे झगड़ा ना कर लूँ, मुझे मतलब सुकून नहीं मिलता है, ये जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। जा बेटा तो ड्यूटी ज्वाइन कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। जब उसके पिताजी ऐसी बात कहते हैं अपने पिताजी जी से, बेटा नाम सुनता है तो जॉन कहता है पिताजी एक बार और बेटा चाहिए, और खुशी खुशी वहां से दोनों चले आते हैं। फिर जॉन जो है तुम्हारा जॉन हमारा जो हीरो है ड्यूटी ज्वाइन करने जाता है डीजीपी ऑफिस। डीजीपी पहले मना करते हैं, फिर जॉन कहता है मुझे अपनी कंडीशन पता है, लेकिन सर इस कंडीशन का असर इस केस पर नहीं होने दूंगा, और शायद यह केस मेरा आखिरी ही केस हो। डीजीपी कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम ज्वाइन करो और निकल
दबाव है, इस केस को एक सप्ताह में हल करो और मैं जानता हूँ इस केस को तुम ही हल कर सकते हो। इसी के साथ जॉन थाने जाता है, जहाँ पुलिस से पूरी केस की जानकारी लेता है। फिर मीडिया में, समाचार पत्रों में और हर जगह पर्चे छपवा देता है, पुलिस का नंबर भी देता है। गीता के बारे में किसी को कोई खबर हो तो पुलिस को फोन करे। इसी के साथ जॉन कहता है कि हम एक सीरियल किलर से मतलब भिड़ रहे हैं। वो सीरियल किलर है और एक ऐसा सीरियल किलर है जिसका कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि जो भी 3 लोग गायब हुए हैं, लापता हुए हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ना उम्र का, ना एज का, ना काम का। और ऐसा लगता है कि शिकार के पास वो नहीं आता है, शिकार उसके पास खुद जाता है और फंस जाता है। तभी फोन आता है उसी घर से जहाँ वो महिला भीख मांगने गई थी, भिक्षा मांगने गई थी। जॉन वहाँ पहुंचता है अपनी टीम के साथ। जॉन अपना रिकॉर्डर ऑन कर देता है और पुलिस पूछताछ करता है। तभी जॉन की गाड़ी पर नजर पड़ती है बच्चे की, बच्चा जो गाड़ी से रहा होता है। तब जॉन को उस पिकअप का याद आता है, तो दोनों मोबाइल में फोटो दिखाकर उन घर वालों से उस पिकअप के बारे में पूछता है। तब तक बच्चा देख कर बोल देता है कि ये इस प्रकार की गाड़ी बगल वाले घर में है। तो वहाँ तो महिला और जो व्यक्ति होता है वो भी बताता है, और वो लोग बता देते हैं कि ये जो घर है इसहाक नाम के व्यक्ति का है। इसहाक बताता है ये घर मैंने भाड़े पे दे रखा है। फिर जो भाड़े पे ले रखा होता है, जो भाड़े पर ले रखा होता है उस मालिक से जॉन पूछताछ करने जाता है, तो पता चलता है उस पिकअप को एक वेंकट नामक ड्राइवर चलाता है, जो 4 महीने से यहाँ काम कर रहा है। इस समय वो चेन्नई गया है लॉरी बेचने के लिए उसके भाई के साथ। जॉन जहाँ वेंकट रहता है उस घर की तलाशी लेता है। तलाशी में उसे बच्चे के बाल मिलते हैं और लैंप एक होती है, टेबल लैंप, उस पर खून का निशान मिलता है। इसलिए जॉन वहाँ फोरेंसिक टीम बुलाकर उसकी तहकीकात करवाता है। तुरंत उस ड्राइवर के बारे में पूछता है उस मालिक से, तो मालिक बताता है कि उस ड्राइवर को प्रसाद नाम के व्यक्ति ने रखा था। प्रसाद के बारे में पूछता है तो बताता है छुट्टी पर गया है। जॉन प्रसाद के घर उस मालिक के साथ जाता है और उससे पूछता तुम क्यों भागा, जरूर तुमको कुछ मालूम होगा। तो वो बीमारी का बहाना बनाता है और फिर बताता है कि वेंकट मेरे भाई का ही बेटा है और वो अन्य लड़कों से बहुत अलग था। उसको डॉक्टर बनने का शौक था, पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन भी हो जाता है। तभी उसकी बहन जो है बीमार हो जाती है, पैसों की बहुत जरूरत होती है। पैसे हम लोगों के पास होते नहीं है, इसलिए जो वेंकट है पार्ट टाइम में नाइट ड्यूटी एक अस्पताल में ज्वाइन कर लेता है सर्जन के तौर पे। एक दिन वहाँ एक बहुत सीरियस लड़की भर्ती होती है जिसकी मौत हो जाती है। जब वेंकट इंजेक्शन लगाता है तो लोग वहाँ काफी विद्रोह करते हैं और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जॉन को कॉलेज से भी डिबार कर दिया जाता है। फिर कहते हैं उसको दिन के बाद उसकी बहन भी खत्म हो जाती है और इसके बाद मेरे भाई साहब भी खुदकुशी कर लेते हैं। तो जेल से छूटने के बाद वो बताता है, पता चलता है कि जेल से छूटने के बाद वेंकट हमारे साथ काम करने लगता है। उस रात हम प्रकाश को घायल देख सड़क पर पड़ा देखते हैं। तब तक उसकी सांसें चल रही होती हैं, तो उसे उठा के गाड़ी में डाल लेते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वेंकट उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। मैं उसे रोकता हूँ लेकिन वो कमरे में चला जाता है। फिर कई दिनों तक वो काम पर नहीं आता है। फिर मैं घर उसके जाता हूँ तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। वेंकट एक बच्चे का ऑपरेशन कर रहा होता है। प्रसाद को साथ में लेकर जॉन वापस आ जाता है। उसके बाद प्रसाद की तबीयत खराब होती है तो उसको अस्पताल में भेज देता है। वहाँ पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा देता है कि तुम इसको देखते रहना। फिर कांस्टेबल फोन करके जॉन को बताता है उसको ब्रीथिंग को इशू हो रहा है, तो जॉन कहता है उसको नजर रखना। जॉन वेंकट के मालिक से अपने भाई को वेंकट की लोकेशन लेने के लिए बोलता है। जब वो मालिक फोन करता है अपने भाई को तो बताता है कि 5 बजे तक हमें नकलों आ जाएंगे। जॉन वॉइस रिकॉर्डर पर जो वो मालिक पहले बोला था उसी को फिर से सुनता है। तो उसमें वो मालिक बोलता है कि हम कई जगह पानी ढूंढते हैं और जब पानी नहीं मिलता है तो उस बोरवेल को मतलब छोड़ देते हैं। तो जॉन का दिमाग खनकता है और पूछता है अगर तुम्हें पानी नहीं मिलता है तो उस बोरवेल को क्या कर देते हो। तो बोलता है कि हम उस बोरवेल को बंद करवा देते हैं। तो फिर जॉन पूछता है अभी कोई हाल ही में जॉन जो बोरवेल है बंद किए हैं, तो वो उनकी जानकारी देता है। जॉन फिर उनकी खुदाई करवाता है। उन बोरवेल की जब खुदाई करवाता है तो उनमें लाशों के टुकड़े निकलते हैं। तब वो जिसका बच्चा गायब है वो भी आते हैं, तो देखते हैं वो बहुत मतलब रोने लगते हैं। इसके बाद अगला सीन
फिर होता है जॉन वेंकट और मलिक के भाई के नंबर की लोकेशन जो है ट्रैक करवाता है, तो पता चलता है कि वो मूव कर रहे हैं चेन्नई से एर्नाकुलम की तरफ। फिर पुलिस मेडिकल कॉलेज से दीवार स्टूडेंट की लिस्ट लेकर आता है और बताता है जॉन को सर इसमें किसी का नाम नहीं है। उसके बाद जॉन लिस्ट लेता है तुरंत, उसमें देखता है तो उसमें प्रसाद का नाम है जिसने वेंकट का नाम लिया था। जॉन को तुरंत सब मालूम हो जाता है और तुरंत कांस्टेबल को फोन करता है कि हम जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वो वेंकट नहीं बल्कि प्रसाद है। कांस्टेबल दौड़ के जाता है वहाँ जहाँ वो भर्ती होता है, उसको हम देखता है वहाँ पर प्रसाद गायब होता है। तुरंत जॉन को एक खबर देता है, उसी के साथ पीछे से प्रसाद आकर उस कांस्टेबल के इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर देता है। जॉन फिर कई बार राजन को फोन करता है उस कांस्टेबल को जिसका नाम राजन है, लेकिन वो बंद आता है। जॉन तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को फोन करता है और वहाँ कुछ पुलिस वालों को भेजता है। तो सारे पुलिस वाले वहाँ तहकीकात करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। इसके बाद फिलिप्स से जॉन कहता है जाओ पता करो ये दूर बस जाती है कि जीप जाती है, तो पता चलता है जीप जाती है, तो जीप को चेक करने के लिए फिलिप्स को जॉन भेज देता है। तभी जीप के सायरन बजते हैं और जॉन को उधर पुलिस से का फोन आता है कि जीप में वो प्रसाद नहीं है। सायरन बजने से जॉन का दिमाग खनकता है। उसको वो जो यहाँ पर कागज मिले थे घर की तलाशी में, उसमें सर्जिकल टाइप के वो शब्द लिखे थे। तो जॉन समझ जाता है कि इसको प्रसाद को सर्जरी का शौक है, तो वो तुरंत अस्पताल भागते हुए जाता है, सर्जरी रूम में जाता है, सर्जरी डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि जो है वो प्रसाद है राजन की सर्जरी कर रहा है और अभी राजन जिंदा है। जॉन के पहुंचने पर प्रसाद छुप जाता है और फिर जब जॉन देखता है राजन को तो उसको जगाने लगता है और पीछे कांस्टेबल खड़ा होता है, तो कांस्टेबल को प्रसाद पीछे से उठा ले जाता है मुंह बंद करके और उसका मर्डर कर देता है। उसके बाद जॉन पर भी कई हमले करता है वो। फिर जॉन काफी घायल हो जाता है तो प्रसाद बोलता है तुमको लगता है मैंने 3 खून किए हैं? मैंने पूरे 16 कत्ल किए हैं और हर कत्ल ऐसे ही किया है। मैं बहुत अच्छा सर्जन हूँ, आई एम द बेस्ट सर्जन। इसके बाद जॉन काफी घायल है क्योंकि वो बेहोश होने वाला है। तो जॉन क्या करता है उसको धक्का देकर साथ में हॉस्पिटल की खिड़की से कूद पड़ता है। जॉन थोड़ी देर के लिए वहां पर गिर जाता है लेकिन प्रसाद उठकर वहां से जंगल की तरफ भागता है। पीछे से जॉन भी जाता है। जॉन और फिर प्रसाद की काफी फाइट होती है और फिर जॉन उसको मार देता है और उसके बाद बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जॉन को अपने पिताजी का दृश्य दिखता है समुद्र के किनारे, जहाँ उसके पिताजी उसको बुला रहे हैं। तभी उसको हल्का सा होश आता है और जो अपना रिकॉर्डर होता है जो आवाज रिकॉर्ड करके बाद में सुनता है उसको प्ले कर देता है। क्योंकि फिर पीछे से फिलिप्स आ जाता है, वो ढूंढ रहा होता है। उस रिकॉर्डर की आवाज सुनकर फिलिप्स जॉन के पास पहुंच जाता है और जॉन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ समय बाद जॉन को दिखाया जाता है, वो डीजीपी से मिलता है और कहता है सर ये है क्राइम केस नंबर 14 की क्लोजिंग फाइल। डीजीपी उसको शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। इसी के साथ दोस्तों मूवी खत्म होती है। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।